हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज को में बात की जाएगी आपकी भाषा हिंदी की पेडागोजी के बारे में। देखो, जो हिंदी आपकी 30 नंबर की आती है, 15 नंबर के तो आपके आते हैं गद्यांश और काव्यांश। उसको कराने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग चैनल में जाके देख सकते हो। लेकिन बाकी जो 15 नंबर की पेडागोजी आती है ना, इतनी ईजी पेडागोजी होती है, इसमें 15 से 15 नंबर का आप लोग स्कोर ईजिली कर पाओगे। हिंदी आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 28, 29 पूरे 30 नंबर भी ला सकते हो हिंदी के अंदर। मैं भी कभी भी हिंदी देने गया हूँ तो हमेशा ऐसी मैंने हिंदी सोल्व की है, ज़्यादा कभी तैयारी नहीं की हिंदी के अंदर। तो इसलिए हिंदी पर अपना विशेष ध्यान देना आप लोग, स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। और पेडागोजी मैं इस तरीके से बताऊंगा आपको, सिर्फ जो मैं पेडागोजी के क्वेश्चन कराऊंगा उनको करके चला जाना, उससे बाहर आपकी पेडागोजी नहीं जाएगी। ठीक है, ये आपके 15 नंबर मैं आपके पक्के करा दूंगा, इसलिए जो करा रहा हूं उसको सिर्फ ध्यान से देखना और समझना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण और पेडागोजी के क्वेश्चन है वो आपको चैनल के थ्रू प्रोवाइड किए जा सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक और जरूरी बात, जितने भी क्वेश्चन आज की वीडियो में लिए सभी के आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना, क्योंकि सभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराने वाला हूं, और इसी तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछेगा। चलिए बात कर लेते हैं कैसे। जैसे इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए भाषा कौशल बात कर लेते हैं, लैंग्वेज स्किल्स के बात कर लेते हैं। जिनके इंग्लिश भी है ना दूसरी लैंग्वेज, वो भी इसको अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि हिंदी के साथ साथ आप लोग अपने यहाँ पर इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। देखिए, 4 तरीके के कौशल होते हैं। पहला हो गया आपका सुनना, दूसरा हो गया आपका बोलना, तीसरा हो गया आपका पढ़ना। ये मत बोलना सर राइटिंग कितनी खराब आ रखी है, देखिए यहाँ पर इसी तरीके से लिखा जा रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग, इसमें अपने रजिस्टर में साफ साफ लिख लेना। और लास्ट हो गया लिखना। 4 तरीके के भाषा कौशल होते हैं। अब इनके बारे में एग्जामिनर ने पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सा है। भाषा कौशल एक क्रम में ही सीखे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। भाषा कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, इनका एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले सुना जाता है, फिर बोला जाता है, फिर पढ़ा लिखा जाता है, और फिर लिखा जाता है। कभी ऐसे नहीं होगा कि पहले सीधा बोला जाए, नहीं, पहले आप सुनोगे देन उसके बाद बोलोगे। तो इसका एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है। तो पहला ऑप्शन सही है इसका। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही, ये भी इसका सही है। भाई भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, अगर सही से सुन नहीं पाएंगे तो बोल कैसे पाएंगे। अगर पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी तो लिखने में भी ओब्वियसली अपने आप प्रॉब्लम आएगी। तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं, आपस में एक दूसरे से इनका संबंध होता है। तो तीसरा भी आपका सही है। फोर्थ आपका भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ये आपका गलत है। जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस में अर्जित किए जाते हैं। तो ये आपका हो गया भाषा कौशल के संबंध में। अब इससे एक और क्वेश्चन क्या निकल के आता है, देखिए क्वेश्चन ये आता है कि भाषा कौशल का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला पद क्या होता है। तो सबसे पहला पद होता है आपका सुनना। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सुनेंगे। अच्छा, एग्जामिनर थोड़ा चालाक बनने की कोशिश करता है, वो क्या काम करता है, इनके दूसरे नाम भी दे देता है एग्जाम स्टूडेंट को घुमाने के लिए। उनके नाम भी लिख लेना। जैसे सुनने को बोल देगा श्रवण कौशल, बोलने को बोल देगा वो वाचन कौशल, पढ़ने को बोल देगा पठन कौशल, और लिखने को बोल देगा लेखन कौशल। इस तरीके से नाम को थोड़ा चेंज करके दे देगा। ठीक है, इंग्लिश में तो सेम रखेगा, हिंदी में घुमा के दे देगा। तो इस तरीके से भी आप इनको रख सकते हो नाम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या देता है कि बताइए भाषा कौशल के अब कौन से अभिव्यक्तात्मक कौशल है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन से अभिव्यक्तात्मक कौशल है। इसको भी अपने साथ साथ अपने पेपर में या जो भी आपके पास रजिस्टर है लिखते रहना। अब देखिए यहाँ पर जैसे इसके वर्ड से पता चल रहा है अभिव्यक्तात्मक कौशल, यानी जिनको हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब देखो, मैं आप लोगों को आज हिंदी पेडागोजी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या कैसे पढ़ा रहा हूँ, बोलकर पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा हूँ ना मैं। तो पहला तो हो गया आपका बोलना, ये आपका पहला कौशल हो गया। साथ ही साथ मैं आपके सामने स्क्रीन पर लिख भी रहा हूं सामने, तो लिखकर भी तो क्या कर रहा हूं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूं ना, तो लिखना भी हो गया। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हुए, बोलना और लिखना, क्योंकि मैं अपने विचारों को बोलकर और लिखकर दोनों तरीके से ही अभिव्यक्त कर रहा हूं आप लोगों के सामने। तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा अभिव्यक्तात्मक कौशल है। अच्छा, अब पूछूं मैं गणनात्मक कौशल कौन से होते हैं, यानी जो ग्रहण किए जाते हैं। ये आप लोगों के लिए, ठीक है, अभिव्यक्तात्मक मेरे लिए था और ये आप लोगों के लिए। आप लोग क्या काम कर रहे हो, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन रहे हो ना। ठीक है, तो ये हो गया पहला आपका सुनना, सुनकर। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका पढ़कर, जो मैं लिख रहा हूं उसे आप पढ़ रहे हो ना, तभी तो उसको ग्रहण कर रहे हो कौशल को मैं। तो आप लोग सुनकर और पढ़कर ग्रहण कर रहे हो, तो ये हो गया आपके गणनात्मक कौशल। अब तो आप लोग इसमें इजीली अंतर समझ गए होंगे अभिव्यक्तात्मक कौशल और गणनात्मक कौशल के बारे में, जो विचारों को व्यक्त किया जाता है और जिसमें इसमें ग्रहण किए जाते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन निकल गए। अब देखते हैं एग्जामिनर घुमा फिरा के कैसे पूछता है। चलिए नेक्स्ट आपका
भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसके आगे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये तो सभी का आगे लगा लेना आज की वीडियो में, क्योंकि आज ये वीडियो आप अच्छी तरीके से कर जाओ, उसके बाद एक और वीडियो आएगी, तो इनको आप सही तरीके से कर जाओ, आप हिंदी पेडागोजी में 15 में से 15 नंबर आराम से ले आ पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस भी एक तरीके से मैं इन क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करा रहा हूं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को जान लेते हैं पहले क्या होता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन और इसको बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, पहले जानते हैं भाषा अधिग्रहण अर्जन। ठीक है, अब जब हम छोटे होते हैं, जब छोटे होते हैं तो हमें अपनी भाषा सीखने के लिए कोई जरूरत पड़ी, भाषा सीखने के लिए अपने आप ही हो गई ना, एक नेचुरल प्रोसेस हुआ ना, प्राकृतिक रूप से हम भाषा सीख गए। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो इसको सीखने के लिए मुझे किसी की जरूरत पड़ी, किसी टीचर की, किसी बुक की या किसी और चीज़ की संसाधन की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। प्राकृतिक रूप से मैं अपने घर से, अपने परिवार से, अपने आसपास के माहौल से मैं इस भाषा को क्या कर गया, सीख गया। तो ये स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, नेचुरल प्रोसेस होता है, प्राकृतिक रूप से सीखी जाती है, वो होता है आपका भाषा अर्जन। भाषा अधिगम क्या होता है, इसमें किसी भाषा को सीखना पड़ता है। ये कह लीजिए कि किसी इसमें सीखने के लिए किसी संसाधन की जरूरत पड़ेगी, या फिर बात करें ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, नियम की जरूरत पड़ेगी इस भाषा को सीखने के लिए। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मुझे इंग्लिश के लिए इंग्लिश के टीचर की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश की बुक की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश की ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग अंतर समझे। जो लोग जो भाषा प्राकृतिक रूप से हम सीख लेते हैं वो भाषा अर्जन, और जिसको सीखने के लिए हमें संसाधनों की जरूरत पड़ती है वो होती है आपकी भाषा अधिगम। इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। ऐसे पूछ रहा है कि इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं कौन सा है। पहला है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल सही है, अलग अलग संस्कृति जो है दोनों पर बिल्कुल प्रभाव डालती है, तो ये पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जो भाषा अर्जन होती है ना, इसे पहली भाषा भी कहा जाता है, और साथ ही साथ पहली भाषा के साथ साथ इसे एक तरीके से मातृभाषा भी कहा जाता है। ठीक है, भाषा अर्जन को, इस चीज को अच्छे तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार आया हुआ है ये चीज। क्योंकि अब जब हम भाषा सीखते हैं, अपनी मातृभाषा में कोई भाषा सीखते हैं या किसी कंसेप्ट के बारे में कोई चीज मालूम करते हैं, तो एक क्या काम करता है, अपनी मातृभाषा में उस कंसेप्ट की धारणा बना लेते हैं। जैसे कि हमें किसी आदमी के बारे में कुछ पता करना है, किसी वस्तु के बारे में, किसी जानवर के बारे में अगर हमें कुछ संकल्पना या कंसेप्ट बनाना है, तो हम सिर्फ अपनी मातृभाषा में बनाएंगे, ना कि किसी दूसरी भाषा में बनाएंगे। अब मैं हिंदी में हूँ तो हिंदी में एक कंसेप्ट बना लूंगा किसी चीज़ के बारे में, ना कि इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, किसी और भाषा में बनाऊंगा। तो दूसरा आपका क्या है, कथन सही है। ठीक है, तीसरा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कथन सही नहीं है। तीसरा आपका कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये आपका बिल्कुल गलत है। भाषा अधिगम में अनुवाद का सहारा लिया जाता है। अगर अनुवाद का सहारा नहीं लेगा तो दूसरी भाषा को कैसे सीख पाएंगे, तो इसका आपका तीसरा गलत हो गया। तो चौथा तो आपका बेसिकली ये इसका सही हो जाएगा कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जैसे मैंने कहा था नेचुरल प्रोसेस होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें सीखना पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर थर्ड, कि इसमें कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, जबकि अनुवाद का सहारा लिया जाता है। चलिए, दो आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए 2 क्वेश्चन में, और इनसे महत्वपूर्ण रिलेटेड जितने क्वेश्चन आंसर थे वो भी कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा है। बहुभाषिक कक्षा बेसिकली होती क्या है, ऐसी कक्षा जिसमें एक से ज्यादा भाषा वाले बच्चे पढ़ते हैं, वो होती है आपकी बहुभाषिक कक्षा। इसमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उन्हें पढ़ लेते हैं कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा है भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी क्वेश्चन में बहुभाषिक कक्षा आ जाएगी, ठीक है, उसमें बहुभाषिक कक्षा से संबंधित ऑप्शन में जब भी कभी बाधित, समस्या, चुनौती, इस तरीके के जब भी कोई नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा ना, उनको देखते ही ऑप्शन को गलत काट देना। क्योंकि बहुभाषिक कक्षा में जिसमें अलग अलग भाषा के बच्चे होते हैं ना, वो एक संसाधन के रूप में होती है हमारे लिए, ना कि एक समस्या के रूप में होती है। ठीक है, हमें उसको चुनौती के लिए नहीं लेना चाहिए, ना समस्या के रूप में लेना चाहिए, उसको हमें एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए, एक फायदे के रूप में लेना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन को देखते गलत काट देना। जैसे दूसरा ऑप्शन है कि एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल भाई अलग अलग भाषा के बच्चे होंगे, एक भाषा वाला बच्चा दूसरी भाषा वाले से उसकी भाषा सीखेगा, या उसके विचार सीखेगा, या उसकी थोड़ी संस्कृति सीखेगा, तो कहीं ना कहीं भाषा का आदान प्रदान हुआ ना, तो एक उनके लिए फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, तो एक संसाधन के रूप में कार्य करा। तीसरा, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, बिल्कुल गलत। शिक्षक के लिए तो कुछ जटिल चुनौती नहीं है। एग्जाम में जब भी ऑप्शन ऐसा आ जाए ना कि शिक्षक के लिए काम जटिल है, चुनौतीपूर्ण है, तो उसे गलत काट देना, हमेशा ऑप्शन गलत मिलेगा। शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करते, बिल्कुल गलत, ये बाधित कभी नहीं करती। तो समझ गए आप बहुभाषिक कक्षा क्या होती है, और इनसे रिलेटेड जब भी कोई नेगेटिव पॉइंट आ जाएंगे ना ऑप्शन में, देखते गलत काट देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका चोम्स्की के अनुसार, नोम चोम्स्की की यहां पर बात हो रही है, कौन सा कथन सही है, कि इन्होंने कौन सा कथन कहा था।
भाषा के बारे में। पहला ऑप्शन है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। देखिए पहले ऑप्शन सही हो गया। नोमन चोमस्की एक खाली ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, उन्हें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें किसी और संसाधन की जरूरत नहीं पड़ती। उनके माइंड में एक डिवाइस होता है एलईडी। देखो इससे महत्वपूर्ण एक ये भी है, मुझे याद आ गया, एलईडी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसको बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसे भाषा अधिग्रहण डिवाइस। की एक डिवाइस होता है जिससे बच्चे अपने आप समझ जाते हैं। ठीक है, तो खाली ये मनोवैज्ञानिक तो ये बोलते थे कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो पहले कथन आपका सही हो जाएगा, बाकी तीन तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि वो गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका समावेशी कक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम की बात हो रही है। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। एक समावेशी कक्षा है जिसमें अलग अलग तरीके के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें आप एक भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या नहीं है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, यह आपकी मुख्य जिम्मेदारी होनी चाहिए एक समावेशी कक्षा के रूप में टीचर की। ठीक है, बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना। देखिए ये क्या होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स की यहाँ पर बात हो रही है। दृश्य श्रव्य सामग्री जिनके माध्यम से किसी चीज को देखकर, सुनकर या देखकर उसको पढ़ा जा सकता है। जैसा आप लोग मोबाइल में देख रहे हो, आप देख भी रहे हो, मेरी बात सुन भी रहे हो। टीवी हो गया आपका, टीवी में क्या करते हैं, अगर कोई हमें कुछ समझना पड़ता है तो टीवी देख लो, उसमें बोलकर, उसमें जो सुनकर और हम टीवी में देखकर तो भी हम उस चीज़ को समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री, इंग्लिश में बोलते हैं ऑडियो विजुअल एड्स इसके बारे में। ठीक है, तो ये भी उपलब्ध कराना, ये भी जिम्मेदारी होती है शिक्षक की। बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। देखिए अति उदार नहीं बनना है, आकलन करते समय उदार बन सकते हो आप, लेकिन अति नहीं बनना कि अगर बच्चा कोई प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो प्रॉब्लम को आप लोग नजरअंदाज करके बोलो कोई बात नहीं, छोड़, ठीक है, सब पास कर दो, अगली कक्षा में भेज दो। क्योंकि आप तो यहाँ पर अति उदार बन गए बच्चे के लिए, लेकिन वो प्रॉब्लम सेम एज इट इज बनी रहेगी उसकी नेक्स्ट क्लास में भी, और जो कि वहां जाके उसको प्रॉब्लम देगी, कहीं ना कहीं उसका हित प्रभावित होगा। ठीक है, तो अति उदार कभी भी नहीं बनना आप लोगों को। तीसरा आपका गलत है। फोर्थ आपका विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, ये भी इसका सही आंसर है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, कौन सा? लेखन है, सुनना है, अक्षर ज्ञान है, संप्रेषण है। देखिए जब भी बात आ जाए भाषा की और उससे उसमें आपका दिया हो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, तो इन दोनों का सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध है। भाई जब तक कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो क्या भाषा का विकास हो पाएगा? अगर हम लोग, जो मैं बोल रहा हूँ आपसे या आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, अगर हमारा आपस में कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा तो आप लोग समझ पाओगे भाषा को? बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। चाहे मैं कुछ भी लिखता रहो या सुनता रहो या अक्षर ज्ञान कुछ भी करता रहो, इसलिए कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है भाषा के लिए। तो भाषा का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है वो होता है आपका संप्रेषण। तो आंसर फोर्थ हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और जरूरी बात सीटेट के लिए, सीटेट के लिए देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेते हो ना, जैसे हिंदी के लिए या जितने भी आपके अदर सब्जेक्ट हैं उनको कर लेते हो, तो उससे भी आपका सीटेट इजीली क्रैक हो जाएगा। और इसके लिए मैंने सीटेट के नोट्स बनाए हुए हैं, और ये आपको मैं एक छोटे से अमाउंट 490 में मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आपको मिल जाएंगे। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 2011 से लेके अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर है सारे डाले हुए हैं, आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ जितनी भी एनसीईआरटी किताबों का जो मटेरियल है वो मैंने इन सारे नोट्स में डाला हुआ है, तो आपको कोई अलग से एनसीईआरटी किताब नहीं पढ़नी। साथ ही जो आपकी महत्वपूर्ण जितनी भी थ्योरीज वगैरह है वो सब इसके अंदर डाली हुई है, सभी महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंदर डाले हुए हैं। तो आज तक के सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, एनसीईआरटी किताबों का सारा मटेरियल, थ्योरीज वगैरह मैंने सब नोट्स में डाली हुई है। अगर सीटेट में आप लोग एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो एक छोटे से अमाउंट में 490 में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर ये दिया हुआ है, इस पर सीटेट नोट्स लिख के मैसेज सेंड कर देना, वो आपको ये सब मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपका भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या है भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष? पहला, आकर्षक चित्र बिल्कुल होनी चाहिए भाषा की पाठ्य पुस्तक में, और प्राइमरी लेवल पे तो बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे पिक्चर के माध्यम से बहुत जल्दी सीखते हैं। सेकंड है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। देखिए सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हमेशा ये होगा जब भी भाषा की पाठ्य पुस्तक की बात आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सभी चीज इंक्लूड हो जाएगी या समावेशित हो जाएगी, चाहे आपका आकर्षक चित्र हुए चाहे उससे संबंधित कुछ हुए। बाकी का ऑप्शन भी आपके अभ्यासों की बहुमूल्यता और कागजों की गुणवत्ता इसके मुकाबले उचित नहीं है। तो आपका जो दूसरा आंसर है वो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और देखिए एक और बात, जो नोट्स मैंने बनाए हुए ना वो इसी तरीके से आपको प्रिंटेड मिलेंगे, वो आपको मेरे हाथ से बनाए हुए नहीं मिलेंगे नोट्स, तो बल्कि मेरे पास खुद के थे, लेकिन इसी तरीके से कंप्यूटर से प्रिंट है, जो आपकी भाषा स्क्रीन पर देख रहे हो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे आपको, जो ये आपको नोट्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपकी राइटिंग खराब होगी नोट्स में, तो राइटिंग का कोई मतलब ही नहीं होता, इसी तरीके की राइटिंग मिलेगी जैसी स्क्रीन पर मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक शिक्षक
शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? देखिए, जब भी बच्चे का आकलन करने से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो जो सबसे उचित आकलन होता है वो होता है आपका सतत और व्यापक आकलन। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। पहला देख लेते हैं, कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। बिल्कुल नहीं, कठिन शब्दों का अगर हमने अच्छा लेखन कर दिया तो हमारा सतत और व्यापक आकलन तो हुआ ही नहीं। सेकंड, लिखित प्रश्न पत्र, ये भी नहीं होगा। पाठ से देखकर सुलेख लिखना, यहाँ पर बच्चों का तो कुछ आकलन हो ही नहीं रहा। पाठ से देखा उन्होंने एक अच्छा लेख लिख लिया। बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता करना। देखिए, सबसे अप्रोप्रिएट यही है सतत और व्यापक आकलन करते समय सबसे सर्वोपरि कि किसी भी संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे बच्चे का आकलन करने में मदद मिल सके और उसके डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सके। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ के अंत में, कोई पाठ पढ़ा दिया, उसके अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य क्या नहीं है? क्या नहीं है, देखिए पहला देखते हैं। भाषा का विस्तार करना, भाई ये तो उद्देश्य है। भाषा का विस्तार करने के लिए तभी तो अभ्यास और गतिविधि कराई जाती है। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का विकास करना, ये भी उद्देश्य होता है। थर्ड, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये तो बिल्कुल ज्यादा होता है कि अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य। फोर्थ, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, बिल्कुल गलत। जब भी कोई भी क्वेश्चन चाहे बोर्ड पर लिखवा कर, चाहे सरलता से, चाहे कितनी भी सरलता से बच्चों को अगर याद करवाना है ना, उसे क्वेश्चन को देखते, ऑप्शन को देखते गलत काट देना। ठीक है, बच्चों को हमें याद नहीं करवाना, रोट लर्निंग नहीं करवानी, हमें उससे गतिविधियां करवानी, अभ्यास करवाना है, जिससे उसकी क्रिएटिविटी का विकास हो सके। ठीक है, तो इस तरीके का ऑप्शन देखते गलत काट देना जहां बच्चे से कुछ आपको याद करवाना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा में आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के माध्यम से होती है, ठीक बात है। सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है, बिल्कुल सही बात है। देखिए ये मैंने पहला नहीं होगा इसके अंदर। भाषा में आकलन की प्रक्रिया पाठ में दिए गए पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के माध्यम से बिल्कुल नहीं होती है, जो आकलन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, जब सीखेंगे तब भी चलेगी और सिखाएंगे तब भी चलेगी। तो आपका दूसरा इसका आंसर सही होगा। एक बार तीसरा देख लेते हैं। केवल बच्चों का निष्पादन मीन्स परफॉर्मेंस जानने के लिए होते हैं। केवल बच्चों का परफॉर्मेंस जानने के लिए तो आकलन का प्रोसेस होता नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल शिक्षक का निष्पादन या परफॉर्मेंस जानने के लिए होते हैं, शिक्षक के परफॉर्मेंस से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो दूसरा आंसर है वो इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका डिस्थीमिया है। डिस्थीमिया क्या है? देखिए ये एक अधिगम विकार का आपका चैप्टर है और 1 नंबर का आपका जरूर आता है। अधिगम विकार से लर्निंग डिसेबिलिटीज बोलते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर, अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं। तो डिस्थीमिया आपको बताना है कौन सा विकार है। तो डिस्थीमिया आपका गंभीर तनाव की अवस्था होती है, पहला ही आपका आंसर सही है। जो गंभीर तनाव की अवस्था होती है उसकी का संबंध डिस्थीमिया विकार से आपका मिलेगा, चाहे बच्चे के अंदर भी ये मिल जाएगा और बच्चे का बड़े लोगों के अंदर भी ये मिल जाएगा। तो आंसर पहला से हो जाएगा। पठन विकार होता है आपका डिसलेक्सिया से संबंधित, इसको लिख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी आपके लिए, डिसलेक्सिया। ठीक है, राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन ऐसे लिख लेना। शब्द जमलिंग विकार, देखिए ऐसा विकार होता है जिसमें बच्चा कुछ शब्दों को अरेंज नहीं कर पाता है। ठीक है, एक अव्यवस्थित रहते हैं कुछ शब्द, उनको व्यवस्थित नहीं कर पाता, एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज नहीं कर पाता उनको, वो होता है शब्द जमलिंग विकार। लेखन विकार होता है आपका डिसग्राफिया से संबंधित, इसको भी अच्छे तरीके से लिख लेना। और एग्जाम के अंदर आपके ज्यादातर ये डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया तो बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके सारे क्या हो गए? अधिगम विकार हो गए। चलिए जो फ्रेंड्स आज की वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे वो सब मैंने आपको करा दिए। और देखिए जिसको नोट्स चाहिए मैं बता चुका हूँ पहले भी, तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर, आपको एक छोटे से अमाउंट में सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 2 चीज़ करते रहना, यूट्यूब और ये नोट्स, दोनों चीज़ करते रहना। सीटेट में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे और पास तो आराम से हो जाओगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।